नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे और जो नोट्स होने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के होंगे हिस्ट्री का, जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे। तो पहली बात यहाँ पर जो कही गई है इंपॉर्टेंट टर्म्स में, वो दिल्ली वाल की बात करिए। दिल्ली वाल क्या होता है? तो ये ऐसे प्लेसेस होती थी, ऐसी जगह होती थी जहाँ पर कॉइन्स को क्या किया जाता था, मिंट किया जाता था, मतलब कॉइन्स को बनाया जाता था। तारीख मतलब क्या होता है? तारीख मतलब हिस्ट्री होती है। तवारीख क्या होती है? तवारीख होती है प्लूरल ऑफ तारीख। तो तारीख का बहुवचन होता है, प्लूरल होता है तारीख का, तवारीख। ठीक है। बर्थ राइट की बात अगर करी जाए तो बर्थ राइट क्या होता है? तो जन्म सिद्ध अधिकार, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे राइट या ऐसे प्रिविलेजेस जो बर्थ के उस पर दिए जाते थे लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई अगर राजा के परिवार का है तो उसको भी कहीं ना कहीं राजा की उपाधि ही दी जाएगी आगे चल के, तो इसी को क्या कहा जाता है? तो बर्थ राइट कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? तो जेंडर डिस्टिंक्शन की बात अगर करी जाए तो जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है? तो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो सोशल डिफरेंसेस मतलब सामाजिक तौर पे जो भी डिफरेंस होते थे महिलाओं और पुरुषों के बीच में, और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, आपको पता ही होगा, महिलाओं और पुरुषों के बीच में। तो इसी को क्या कहा जाता है? जेंडर डिस्टिंक्शन कहा जाता है। इसके बाद हिंटरलैंड की बात करी गई। तो हिंटरलैंड क्या होता है? तो हिंटरलैंड इट रेफर्स टू द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट। तो इस सिटी और पोर्ट के जस्ट बगल में एक लैंड होता था, ठीक है, वो उसको क्या कहा जाता था? हिंटरलैंड कहा जाता था। और ये करता क्या था? तो गुड्स और सर्विस को सप्लाई करता था सिटी और पोर्ट में। ठीक है। तो सिटी और पोर्ट में गुड्स और सर्विस को सप्लाई करने का काम किसका होता था? हिंटरलैंड का होता था। अब गैरिसन टाउन क्या होता है? तो ऐसा टाउन जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं, फोर्टिफाइड होता है वो सोल्जर से, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? गैरिसन टाउन कहा जाता है। ठीक है। मॉस्क की बात अगर करी जाए तो मॉस्क मतलब मस्जिद होता है। तो जैसे हिंदुओं में अगर आप देखेंगे तो मंदिर होता है जहाँ पे जाते हैं लोग, पूजा वूजा करते हैं, उसी तरीके से मस्जिद होता है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। ठीक है। तो ये मॉस्क होता है और मस्जिद इसको अरबिक में कहा जाता है। लिटरली मीन्स अ प्लेस वेयर मुस्लिम इन रेफरेंस टू अल्लाह, मतलब अल्लाह को वहाँ पर ये कह सकते हैं कि याद किया जाता है, अल्लाह की उपासना करी जाती है। तो ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? मॉस्क कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नमाज क्या होता है? रिफर्स टू प्रेयर ऑफर्ड बाय मुस्लिम। तो मुस्लिम जो प्रेयर ऑफर करते हैं अल्लाह को, उसको क्या कहा जाता है? नमाज कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। इमाम कौन होता है? तो स्पिरिचुअल लीडर होता है मुस्लिम्स का। तो मुस्लिम का जो स्पिरिचुअल लीडर है उसको क्या कहा जाएगा? इमाम कहा जाएगा। खुतबा क्या होता है? तो खुतबा पढ़ा होता जाता है मुस्लिम्स में, इसको क्या कहता है? सरमन कहा जाता है। ठीक है। तो खुतबा क्या है? सरमन है। अगली बात कहेगी क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट क्या होता है? तो समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर अ डिपेंडेंट। तो क्लाइंट मतलब जो किसी के प्रोटेक्शन में है, ठीक है, जो किसी दूसरे के प्रोटेक्शन में, उसको क्या कहा जाएगा? क्लाइंट कहा जाएगा। जो ऐसे कह सकते हैं कि जो इंसान किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है उसको क्या कहा जाएगा? क्लाइंट कहा जाएगा। इक्ता क्या होता है? तो इक्ता टेरिटरीज़ होती हैं अंडर द मिलिट्री कमांडर्स वर नोन एज इक्ता। ठीक है। तो टेरिटरीज़ जो भी मिलिट्री कमांडर्स के अंडर में जो टेरिटरीज़ होती थी, प्लेसेस होती थी, ठीक है, ऐसी ऐसी टेरिटरीज़ जिसको मिलिट्री कमांडर के अंडर में जो टेरिटरीज़ होती थी उनको क्या कहा जाता है? इक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। खरज क्या होता है? तो खराज या खरच की बात अगर करी जाए तो ये एक ऐसा टैक्स होता है जो कल्टीवेशन पे लिया जाता है। ठीक है। और मेनली अगर देखा जाए तो 50% के आसपास होता था, जो भी कल्टीवेशन होता था उसका 50% प्रोड्यूस देना होता था। तो इसी को क्या कहता है? इस टैक्स को खरच कहा जाता है। बंदगान या बंदगान की अगर बात करी जाए तो ये क्या होता है? अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस। देखिए, कुछ ऐसे स्लेव्स थे जिनको मिलिट्री सर्विस के लिए ख़रीदा गया था। तो इनका फेवर कौन बहुत ज़्यादा करता था? तो इल्तुतमिश जब आया तो ये बहुत ज़्यादा इनका फेवर करता था। इन्हीं स्लेव्स को, या इन्हीं जो भी स्लेव जो ये कह सकते हैं जो मिलिट्री सर्विस के लिए ख़रीदे गए थे स्लेव्स, इनको क्या कहा जाता था? बंदगान कहा जाता था। किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब अभी हम लोग ने जो देखा वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तोमर राजपूत। तो देखिए, भारत का जो किंगडम था उसकी जो कैपिटल पहली बार दिल्ली बनी, वो किसके अंडर में बनी? तो तोमर राजपूतों के अंडर में बनी। It was only under the rule of Tomars and Chauhans that Delhi flourished as important commercial center। तो देखिए, दिल्ली जो है वो बहुत अच्छा कमर्शियल सेंटर आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना। ठीक है। और किसके अंडर में बना? तो तोमर राजपूत और चौहान राजपूत के अंडर में ये बहुत अच्छा दिल्ली जो था बहुत अच्छा फ्लरिश हुआ, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और बहुत अच्छा कमर्शियल सेंटर बना पूरे भारत का।
द सिटी वॉज इनहेबिटेड बाय मैनी जैन मर्चेंट्स। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे जैन मर्चेंट्स भी रहते थे जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए थे, ये भी आप लोग को याद रखना है। कॉइन्स नोन एज दिल्ली वाल वर मिंटेड हियर एंड हैड वाइड सर्कुलेशन। देखिए यहाँ पर कॉइन्स मिंट किए जाते थे। कॉइन्स ये कह सकते हैं टकसालें यहाँ पे थी बहुत सारी, यहाँ पर कॉइन्स मिंट किए जाते थे जिनको दिल्ली वाल कहा गया है, और उनका वाइड सर्कुलेशन मतलब वो बहुत दूर दूर तक उनको सर्कुलेट भी किया जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया, दिल्ली सल्तनत प्लेड द मोस्ट वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल। देखिए दिल्ली सल्तनत जब आई तो दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारे चेंजेस दिल्ली में किए, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली में, और दिल्ली क्या बनी, एक कैपिटल बन के उभरी, ठीक है, किसकी, भारत की। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट स्पेशली सिग्निफिकेंट आर हिस्ट्रीज, तारीख, त्वारीख रिटन इन पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। देखिए दिल्ली सुल्तान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत ऐसे कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली के बारे में देते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे हिस्ट्रीज़ हो गई, तारीख हो गई, ठीक है, त्वारीख हो गई, ठीक है, लैंग्वेज हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सब चीज़ें भी दिल्ली सल्तनत में कहीं ना कहीं देखी जाती हैं, ठीक है। मतलब उससे भी बहुत सारा ये कह सकते हैं हिस्ट्री पता चलती है दिल्ली सल्तनत की या दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं, तवारीख वर रिटन बाय लर्नड मेंस। अब तवारीख जो है वो कौन लिखता था, तो वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, वो लिखा करते थे। एक तरीके से हिस्ट्री है ये, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे लोग लिखा करते थे। सेक्रेटरीज़ होते थे, ठीक है, प्रशासन जो करते थे मतलब जो राज करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो लिखते थे, ठीक है। पोएट्स होते थे अलग अलग कोर्ट के, ठीक है, जैसे अकबर हैं तो उनके कोर्ट में अलग पोएट था, शाहजहाँ के कोर्ट में अलग पोएट था, तो ये सब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पोएट्स होते थे। इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में भी अलग अलग रूलर्स के अलग अलग पोएट्स होते थे, तो वो क्या लिखते थे, तवारीख वो भी लिखा करते थे। हु लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली, और ये मेनली दिल्ली में रहा करते थे। दे वर रिटन फॉर सुल्तान्स विद एन एंटिसिपेशन ऑफ रिच रिवॉर्ड। अब ये क्यों लिखा करते थे, तारीख क्यों लिखी जाती थी, तारीख में मेनली इसलिए लिखी जाती थी और उसमें मेनली बढ़ा चढ़ाकर सुल्तानों के बारे में बताया जाता था जिससे उनको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिले। देखिए किसी को भी अपनी प्रशंसा बुरी नहीं लगती है, ठीक है, तो इसी तरीके से सुल्तानों के बारे में जब प्रशंसा करते थे तो सुल्तान उनको क्या देते थे, बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड भी दिया करते थे। They also advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule based on birthright and gender distinction not shared by everyone। देखिए यहाँ पर मेनली जो बात कही गई है, तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो तारीख होती थी उसमें सिर्फ सुल्तानों के बारे में या सुल्तान से रिलेटेड ही चीज़ें नहीं लिखी जाती थी, यहाँ पर बहुत सारे एडवाइस भी दिए जाते थे रूलर्स को, ठीक है, गवर्नेंस से रिलेटेड कि किस तरीके से शासन करना चाहिए। एम्फेसाइजिंग, अब देखिए बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं जो बर्थ राइट होते हैं। बर्थ राइट में अगर जैसे देखा जाए तो इक्वालिटी है, ठीक है, तो हालांकि इक्वालिटी तो उस समय इतनी नहीं थी, लेकिन बर्थ राइट मतलब जीने का अधिकार होता है, तो ये सब चीज़ें देना ज़रूरी है, ऐसा कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी लिखी जाती थी तारीख में, ठीक है। जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में भी लिखा गया है, नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन, तो इस तरीके से ये चीज़ सही गई है, ठीक है, लिखी गई है। रज़िया के बारे में देखिए अगली बात कही गई, रज़िया सुल्ताना आप लोग ने सुनी होगी, ठीक है, इनके लिए बहुत सारे सीरियल्स भी आते हैं इनसे रिलेटेड। तो रज़िया सुल्ताना डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, तो रज़िया किसकी लड़की थी, तो इल्तुतमिश की ये डॉटर थी। ये दिल्ली की सुल्तान बनती है, कब बनती है, 1236 मतलब 1236 में ये दिल्ली की सुल्तान बनती है। बट शी वॉज डिथ्रोन्ड ओनली इन 1240 मतलब 4 साल के लिए इन्होंने से रूल किया और 1240 में इनको डिथ्रोन कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया, क्योंकि जो नोबल्स हुआ करते थे, नोबल्स मेनली वो लोग होते थे जो बड़े बड़े पद पर बैठे थे उस रूलर्स के, मतलब जो भी जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली सल्तनत के जो भी बड़े बड़े ये कह सकते हैं बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कर्मचारी हुआ करते थे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि वो मानते थे कि हम जो हैं वो किसी भी औरत के अंडर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अनएक्सेप्टेबल था किसके लिए, नोबल्स के लिए, इसीलिए जो रज़िया थी उसको हटा दिया था इन लोग ने मिलके। लेकिन अगर बात करी जाए एक बहुत महान इतिहासकार या बहुत बड़ा क्रॉनिकल जो था जिसका नाम मिनहाज ए सराज है, इसने ये तक कहा है कि जो रज़िया थी वो अपने भाइयों से ज़्यादा काबिल थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो रज़िया है उनके बारे में एक गलत धारणा रखते थे और वो ये मानते थे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि ये औरत है तो ये एक राजा बनने के लिए या रानी बनने के लिए या ये कह सकते हैं रूलर बनने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन ये और अपने भाइयों से ज़्यादा काबिल है, ये चीज़ माननी थी किसकी, मिनहाज सिराज की।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया। इन दी अर्ली 13th सेंचुरी देयर वॉज सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली। अब जब 13th सेंचुरी की शुरुआत में आए, ठीक है, 13th सेंचुरी की जब शुरुआत हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जो टाउन वाउन थे उनको बहुत ज़्यादा फोर्टिफाई कर दिया था, बहुत बड़े बड़े किले बना दिए गए थे, ठीक है, और वहाँ मिलिट्री कमांडर्स मिलिट्री को पूरा बैठा दिया गया था। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द रेन ऑफ घियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक दैट दिल्ली सॉ एक्सपेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन उसके बाद जब घियासुद्दीन बलबन आए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आया, मोहम्मद बिन तुगलक आया, तो इसमें क्या देखने को मिला कि दिल्ली को बहुत बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला। मतलब दिल्ली भी एक्सपैंड होने लग गई और कहीं ना कहीं इन लोग का शासन जो था वो भी एक्सपैंड होने लग गया। द एक्सपेंशन वॉज इनिशिएटेड विद इंटरनल फ्रंटियर। अब देखिए एक्सपेंशन दो तरीके से हुए थे, एक इंटरनल एक्सपेंशन हुआ था और एक एक्सटर्नल एक्सपेंशन हुआ था। अब इंटरनल एक्सपेंशन में अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट जो हुआ करते थे, बड़े बड़े जो फॉरेस्ट या कह सकते हैं जंगल हुआ करते थे गंगा यमुना दोआब पे, ठीक है, गंगा यमुना के बीच में, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया था, क्लियर कर दिया गया था। हंटर्स, गैदरर्स एंड पास्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स। मतलब उस जंगलों में हंटर्स रहा करते थे, गैदरर्स रहा करते थे, पास्टोरलिस्ट रहा करते थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था। और ये लैंड किसको दे दिया गया था, तो किसानों को दे दिया गया था, जिससे वो वहाँ पे एग्रीकल्चर करें, और एग्रीकल्चर करेंगे तो जो मतलब दिल्ली सल्तनत है उनको टैक्स मिलेगा, और टैक्स से वो अपना मतलब जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टैक्स मतलब पैसा और पैसे से हर चीज़ हो जाती है। रीजनल ट्रेड्स वर ऑल्सो प्रमोटेड। अब जो रीजन वाइज जो ट्रेड हुआ करते थे, मतलब ये कह सकते हैं व्यापार हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। इसके बाद एक्सटर्नल फ्रंटियर पे अगर आते हैं, भी हमने आपको बताया था दो तरीके से एक्सपेंशन हुआ, एक इंटरनल एक्सपेंशन हुआ, एक एक्सटर्नल एक्सपेंशन हुआ। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर में अगर देखें, ये अलग फेज़ था एक्सपेंशन का, विच स्टार्टेड विद अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने स्टार्ट किया इसको, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। और कहाँ तक पहुँच गया ये, सदर्न इंडिया, मतलब साउथ इंडिया तक सोचिए अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए पहुँच गया। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक। और ये चीज़ एंड कहाँ पे हुई जाके, तो मोहम्मद बिन तुगलक तक ये चीज़ चलती रही और उसके बाद ये ख़त्म हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं। द आर्मीज ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टिल द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। अब देखिए जो आर्मी थी दिल्ली सल्तनत की, वो बहुत दूर तक अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करते करते पहुंची, ठीक है, लेकिन ये चीज़ अंत कहाँ पे, मतलब ये चीज़ जाके एंड हो गई कहाँ पे आके, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई। दे डिफीटेड राइवल सी सिटीज़, द सल्तनत कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्री। अब ये लोग बहुत सिटीज़ में जाते थे, वहाँ पे लोग अपना कब्जा कर लेते थे, जो भी वहाँ का शासक हुआ करता था, राइवल्स हुआ करते थे इनके, उसको ख़त्म कर देते थे, हरा देते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो पीजेंट्री क्लास हुआ करती थी, जो पीजेंट्स हुआ करते थे, पीजेंट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मज़दूर हो गए, किसान हो गए, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, ठीक है। द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स फेवर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ देयर स्लीव्स। अब देखिए जो पुराने दिल्ली सुल्तान्स थे, उन्होंने मतलब फेवर किया, किस चीज़ का फेवर किया है, अपॉइंटमेंट ऑफ देयर स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री गवर्नर्स, मिलिट्री सर्विसेज गवर्नर टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वास्ट एम्पायर। तो देखिए कुछ ऐसे आपको स्लेव देखने को मिलेंगे जो खरीदे गए थे, और किस काम के लिए खरीदे गए थे, तो मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदे गए थे, ठीक है। और मिलिट्री सर्विस के लिए जब वो खरीदे गए, तो जो पुराने सुल्तान्स थे, पुराने सुल्तान्स में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, इसके बाद के और भी कई सारे लोग हो गए, ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि यही जो सुल्तान, मतलब यही जो खरीदे गए थे स्लेव मिलिट्री के लिए, उनको ही एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, बड़े बड़े एम्पायर का, मतलब बड़ी बड़ी जगहों का एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं को दिया जाए, ठीक है। अब these slaves were totally dependent upon their master and so they were more reliable and trustworthy। अब इनको ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि सुल्तान्स को ये लगता था कि जो स्लेव्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान की ही बात मानेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा वफादार रहेंगे, बहुत ज़्यादा रिलायबल रहेंगे, और इन पे भरोसा किया जा सकता है। और इनको बाद में क्या कहा गया, बंदगान भी कहा गया है पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यूड द यूज़ ऑफ बंदगान्स। अब देखिए खलजी की बात अगर करी जाए, तुगलक की बात करी जाए, ठीक है, इन लोग ने क्या किया है, तो बंदगानों का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाया। एंड ऑल्सो रेज द पीपल ऑफ हम्बल बर्थ यूजली देयर क्लाइंट्स
टू हाई पोजीशन अपॉइंटेड देम एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। और फिर इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी रिक्रूट किया जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो अच्छी पोजीशन पे रिक्रूट किया ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा ख़ास हुआ करते थे, जो इनके बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं वफ़ादार हुआ करते थे, ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने रिक्रूट किया है और उनको जनरल भी बनाया, गवर्नर भी बनाया। हाउएवर दिस ऑल्सो गिव राइज टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एज देयर वाज ऑफन अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर सक्सेशन। अब लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जैसे मान लीजिए कोई शासक है, ठीक है, अब वो चाहता है कि उसका बेटा भी क्या बन जाए, शासक बन जाए, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है। तो ये जो शासक का लड़का है ये शासक नहीं बन सकता। किसके कार्यकाल में? तो खालजी और तुगलक के कार्यकाल में ये शासक का लड़का अगर उतना ज़्यादा काबिल नहीं है तो ये शासक नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से ये जो रूलर था, मतलब ये जो मतलब ये कह सकते हैं अधिकारी था जिसका लड़का था, ये ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ जाती थी। जैसे मान लीजिए भारत में इस समय की बात अगर कर ली जाए, कोई मिनिस्टर है तो आपने देखा होगा उसका लड़का भी कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे या अच्छा खासा बिजनेस करने लग जाता है। लेकिन पहले तो खालजी और तुगलक के केस में ये चीज़ नहीं थी। लड़का तभी कोई अच्छा काम कर सकता है जब वो काबिल होगा, या जो काबिल होगा उसको वो पदवी दी जाएगी अपने आप से। ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर का लड़का है तो वो प्राइम मिनिस्टर ही बन जाए या कुछ भी बड़ा अधिकारी बन जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। हाँ, वो काबिल है तो ज़रूर बने, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बन सकता। तो ये सब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को इसने क्रिएट कर दिया। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इसलिए क्रिएट कर दिया क्योंकि आपस के लोग ही कहीं ना कहीं उनसे क्या हो गए, खफा हो गए, गुस्सा हो गए। दिस सिस्टम वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द इलाइट्स एंड ऑथर्स ऑफ तवारीख। अब देखिए जो सिस्टम बनाया गया, इससे बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, इलाइट लोग हुआ करते थे, ऑथर्स होते तवारीख के, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। बिकॉज फॉर देम द न्यू क्लास हाई पीपल वर इन फैक्ट लो एंड बेस बॉर्न। देखिए इससे होता क्या था, मतलब इन ये गुस्सा इसलिए हो गए क्योंकि इनके अब लोगों को बड़ी पोजीशंस नहीं दी जा रही थी और उनको दी जा रही थी जो काबिल हुआ करते थे। और काबिल ज़्यादातर केसेस में वही देखे आ रहे थे जो लो बेस बॉर्न, मतलब जो गरीब परिवार से आ रहे थे, उनको भी बड़ी बड़ी पदवी दी जा रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे। Khalji and Tughlaq monarchs, like their predecessors, appointed military commanders as governor of territories of varying sizes। देखिए खालजी और तुगलक जो मोनार्क्स थे, मतलब जो राजा थे, ठीक है, लाइक देयर प्रेडिसेसर्स, मतलब इनके जो प्रेडिसेसर्स थे, मतलब इनके जो पहले वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया, अपने मिलिट्री कमांडर्स को, यह कह सकते हैं अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। मतलब इन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स को ही गवर्नर बनाया अलग अलग टेरिटरीज़ का। दीज टेरिटरीज़ वर कॉल्ड इक्ता। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्हीं को ही गवर्नर बनाया गया टेरिटरीज़ का, और इन गवर्नर्स को क्या कहा गया, इक्ता कहा गया। ठीक है, एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति, और इनके जो होल्डर हुआ करते थे उनको क्या कहा गया है, इक्तादार या मुक्ति कहा गया है। अब मुक्तीज़ का काम क्या होता था, मुक्तीज़ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग देयर मिलिट्री कैंपेन। अब देखिए मेनली मुक्तीज़ का काम ये होता था कि वो एकता को मेंटेन करते थे, मतलब जो टेरिटरी थी उसको मेंटेन करने का काम मुक्ति का हुआ करता था, और जो मिलिट्री कैंपेन्स थी उसको लीड करने का काम भी किसका होता था, मुक्तीज़ का होता था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट। अब अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट किए गए, और किसने अपॉइंट किए, तो स्टेट ने अपॉइंट किया, कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने अकाउंटेंट्स भी क्रिएट किए। और क्यों क्रिएट किए, अकाउंटेंट का काम क्या होता था कि जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होती थी, मुक्ति जो भी रिवेन्यू को कलेक्ट करता था, हु वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द रिवेन्यू मोर देन द प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, नॉर दे वर अलाउड टू कीप सोल्जर्स मोर देन द नंबर्स प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ये कहा गया है कि अकाउंट का मेनली ये काम होता था कि ये चेक करते थे कि जो भी रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा है मुक्ति, ठीक है, मुक्ति जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब जो चीज़ रखी गई, जैसे मान ली कहा गया है कि 10 रुपये कलेक्ट करने हैं, तो ये अकाउंटेंट का काम है कि चेक करे कि 10 ही रुपये कलेक्ट हो रहे हैं, ना 9 कलेक्ट होने चाहिए, ना 11 कलेक्ट होने चाहिए। इसको चेक करने का काम किसका था, अकाउंटेंट का था। अकाउंटेंट का एक और काम था कि जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उसका भी नंबर मेंटेन रहे। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि एक मुक्ति को 1000 सोल्जर्स मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है, तो अकाउंटेंट का काम यही है कि चेक करे कि वो 1000 के हज़ारों सोल्जर्स रहें। ऐसा ना हो कि एक दिन चेक किया तो पता चला 900 सोल्जर्स बचे, दूसरे दिन चेक किया तो पता चला 1100 सोल्जर्स हो गए। तो ये सब चेक करने का काम किसका था, अकाउंटेंट्स का था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं दिल्ली सल्तनत
दिल्ली सुल्तान्स हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़। अब देखिए हिंटरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते थे जहाँ से पूरा पूरा कह सकते हैं ट्रेड किया जाता था, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, तो इस पर कंट्रोल पूरा किसका होता था, दिल्ली सुल्तान्स का होता था। एंड सो द सामंस एरिस्टोक्रेट वर फोर्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और इस वजह से क्योंकि कंट्रोल किसका है, पूरा पूरा दिल्ली सुल्तान्स का है, तो जितने भी सामंत हुआ करते थे, जितने एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, इनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती थी, ठीक है, इनकी अथॉरिटी मतलब दिल्ली सुल्तान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता था। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रेजिम द स्टेट ब्रॉट दी एक्सेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान बना तो इसने क्या किया, अपने अंडर में जो एक्सेसमेंट, जो भी मतलब जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है, ठीक है, उसको एक्सेस करने का पूरा जिम्मा अपने लिए अपने ऊपर ले लिया था। 3 तरीके के टैक्स मेनली कलेक्ट होते थे, ठीक है, वो कौन कौन से टैक्स होते थे उसको देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टैक्स कलेक्ट होते थे। पहला था खराज। खराज में अगर देखा जाए तो 50% टैक्स लिया जाता था और मेनली 50% उसका जो भी प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लीजिए 100 किलो अनाज प्रोड्यूस हो रहा है, 100 केजी अनाज प्रोड्यूस हुआ, उसमें 50 केजी खर्च के रूप में टैक्स देना पड़ता था। कैटल्स पे भी टैक्स लिया जाता था, गाय भैंस बकरी अगर कोई पालता था तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। घरों पे भी टैक्स देना पड़ता था, जिसको अगर आज देखा जाए तो हाउस टैक्स के रूप में कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। एज द लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट वॉज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखिए ज़्यादातर जो पार्ट था वो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में नहीं था, मतलब एक ये कह सकते हैं डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए है क्या कि बंगाल अगर आप देखेंगे दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए जो दिल्ली सुल्तान है वो आसानी से बंगाल पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। हैंस सून आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ साउदर्न इंडिया, तो इसी के बाद क्या हुआ, जब साउथ इंडिया को कैप्चर कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया, द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो जो पूरा रीजन था वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। लोकल चीफटेन्स इस्टेब्लिश देयर रूल्स इन दीज रीजन्स, और जो मतलब ये अब आपको ये पता ही होगा कि साउथ इंडिया कैप्चर तो हो गया, लेकिन कैप्चर होने के बाद वहाँ पे दिल्ली सुल्तान जाके रूल तो कर नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है, साउथ बहुत दूर है, ठीक है, साउथ और दिल्ली के बीच में अगर देखेंगे बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो वहाँ पे जाके रूल तो कर नहीं सकता है। तो इसलिए वहाँ के जो लोकल लीडर्स हुआ करते थे, लोकल चीफटेन्स हुआ करते थे, उन लोगों ने अपना शासन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मंगोल्स लेड बाय जंगीज़ खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सिनिया, ठीक है, ट्रांसोक्सिनिया जो है उसको मंगोल का जो ये कह सकते हैं मंगोल का एक बहुत बड़ा डकैत था जंगीज़ खान, उसने क्या किया, यहाँ पर इन्वेजन किया, ठीक है, ट्रांसोक्सियाना में इन्वेड किया, और ये कहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट ईरान में है। सच अटैक्स फ्रीक्वेंटेड ड्यूरिंग, अब ये जो अटैक्स होते थे ये बहुत ज़्यादा अटैक्स होने लग गए, कब, जब अलाउद्दीन खिलजी था और जब मोहम्मद बिन तुगलक का जब रेन स्टार्ट हुआ, अर्ली डेज जब थे मोहम्मद बिन तुगलक के, तो ऐसे अटैक्स यहाँ पर भी होने लग गए। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और इस वजह से इन दोनों रूलर्स को बहुत बड़ी आर्मी भी रखनी पड़ी और उनको हमेशा चौकन्ना रहना होता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी है, क्योंकि देखिए आर्मी रखने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और पैसा कमाने के स्रोत तो सीमित हैं, लिमिटेड हैं, पैसा आएगा तो लिमिटेड स्रोत हैं, उसके सोर्सेस कम हैं, लेकिन पैसा खर्च करना बढ़ गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था इन लोगों के लिए। आफ्टर तुगलक, अब तुगलक के बाद क्या था, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। देखिए तुगलक के बाद अगर देखा जाए तो सैयद डायनेस्टी आई, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई, ठीक है। इन लोगों ने दिल्ली और आगरा पे रूल किया है, और कब तक रूल किया है, 1526 तक रूल किया है। और यहाँ तक आते आते हो क्या गया था कि जौनपुर, बंगाल, मलवा, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और ये एंटायर साउथ इंडिया, ये सारे के सारे रूल किए जाते थे किससे, इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको कि जो दिल्ली सुल्तान थे वहाँ तक जाके रूल तो कर नहीं सकते थे, तो कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स हुआ करते थे जो यहाँ पर रूल करने लग जाते थे, और इन्होंने बाकायदा अपना प्रॉपर स्टेट डेवलप कर दिया, प्रॉपर कैपिटल भी बना दी, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट सम न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान्स एंड राजपूत इमर्ज्ड, और इसी के बाद क्या हुआ कि कई सारी रूलिंग ग्रुप डेवलप होने लग गई, जैसे अफगान्स डेवलप होने लग गए, ठीक है, राजपूत डेवलप होने लग गए, ठीक है, अलग अलग एरियाज़ में। सम स्मॉल बट पावरफुल, कुछ स्मॉल भी थे, कुछ पावरफुल थे, ठीक है। एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड स्टेट्स ऑल्सो इमर्ज, देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स भी डेवलप हुए जो छोटे तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे,
ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करी गई, किसकी बात करी, शेर शाह सूरी की बात करी गई। शेर शाह सूरी का जो कार्यकाल रहा वो 1540 से 1545 तक रहा, और ये ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स में या छोटे छोटे टेरिटरीज़ में जो भी रूलर हुए करते थे उसका सबसे महान या कह सकते हैं सबसे पावरफुल रूलर था। ही इवन चैलेंज द मुगल एम्परर हुमायूं, और शेर शाह सूरी ने समझ लीजिए कि हुमायूं तक से लड़ाई करी और हुमायूं को हरा भी दिया, ठीक है। एंड कैप्चर दिल्ली, और फिर दिल्ली को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। अब क्योंकि बहुत यहाँ पर 1555 होना चाहिए, 1545 गलत दिया, 1555 होना चाहिए, ठीक है। इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, मतलब ये जो 15 साल तक इन्होंने राज किया, ये कह सकते हैं शासन किया। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स, तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए, ठीक है, बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स भी किए, और वो वेलफेयर वर्क्स आगे चल के अकबर ने, ठीक है, या ये कह सकते हैं आगे के बहुत सारे एम्पायर ने या बहुत सारे रूलर्स ने फिर इसको अपने अंदर भी डाला या अपने शासन में भी इसको लागू करवाया। तो कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। जीटी रोड आप लोगों ने सुनी होगी, ग्रैंड ट्रंक रोड, सबसे बड़ी रोड है भारत की, ठीक है। इसका भी कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी या कह सकते हैं बनवाने का काम था, शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। तो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल था, ठीक है। तो इस तरीके से बात आप लोग को समझनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं जो आप लोग को बहुत जल्द एक छोटे उसमें याद करनी है। 1165 के अबाउट अगर देखेंगे तो ये रेन हुआ करता था तोमर राजपूत का। 1175 से 1192 तक रेन होता था पृथ्वीराज चौहान का, मतलब ये तोमर डायनेस्टी हो गई, ये चौहान डायनेस्टी हो गई, भारत की बात हो रही है। इसके बाद बैटल ऑफ टेरेन होता है, इब्राहिम मतलब बैटल ऑफ टेरेन में पृथ्वीराज चौहान जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 1191 में हुआ था उसमें जीत जाते हैं मोहम्मद घोरी से, लेकिन 1192 में जब होता है दूसरा बैटल ऑफ टेरेन उसमें हार जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मोहम्मद घोरी जो है वो अपने कुछ स्लेव्स को छोड़ के चला जाता है। 1206 से 1210 में पहला स्लेव जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता है, शासन करने लग जाता है। उसके बाद शासन आता है 1236 में रज़िया सुल्तान का, ये सुल्तान बनती हैं, लेकिन 1240 में इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग ने पूरी हिस्ट्री इनके बारे में पढ़ी थी। 1296 से 1316 की बात करी जाए तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का राज होता है। इसके बाद 1324 से 1351 की बात करी जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का राज होता है। 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का राज होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1414 से 1421 की बात अगर करी जाए, मतलब 7 साल की जो रेन है उसमें खिज़र खान जो सैयद डायनेस्टी के रूलर थे वो शासन करते हैं। 1451 से 1482 तक बहलूल लोदी आता है। इसके बाद 1540 से 1555 मतलब 15 ईयर्स के लिए जो शासन करता है उसका नाम है शेरशाह सूरी, ठीक है। उससे पहले मुग़ल आ चुके थे। 1526 में आपको पता होगा कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा के अपने मतलब ये कह सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर चुका था। तो इस तरीके से पूरी बात जो थी अभी हम लोग ने दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड पढ़ी, पूरा नोट्स डिस्कस किया, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप लोग को समझना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखेंगे, और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिया, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।